जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ टॉप क्लास ट्यूशन। और अगर आप लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। चाहे आप लोग कंपटीशन का किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी जगह पर आए हैं। दोस्तों, हम आप लोगों के लिए 25 क्वेश्चन लाते हैं प्रत्येक सेशन में। और जो दोस्त नए हैं उनको मैं बता दूं कि अगर आप लोग बिहार पुलिस, एनटीपीसी, बिहार एसएससी, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसमें दोस्तों हम एनसीईआरटी से, लूसेंट से और रिपीटेड पीवाईक्यू से क्वेश्चन लाते हैं, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और जिन भाई बहनों को फ्री में हमारा पीडीएफ चाहिए क्लास का, वो लास्ट तक जो भाई बहन बने रहेंगे उन सभी को हम फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और जो मेरे भाई बहन इस चैनल पर नए आए हैं उनसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहता है कि आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच स्थित थैली को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट जवाब अगर बता दें, अक्षक, अलस्तकंद, अध्ययन आंत्र, अध्ययांत्र, अंध्यांत्र या अनूलत्रक। तो इसका राइट जवाब सी हो जाएगा, अध्ययांत्रांक। ठीक है। अब ये क्या होता है देखिए ध्यान से, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अंध्यांत्र छोटी और बड़ी आंत के जंक्शन पर स्थित, जंक्शन मतलब जोड़, जंक्शन पर स्थित थैलीनुमा संरचना है जो पाचन में सहायता करता है। किसमें सहायता करता है ये? अध्ययांत्र पाचन में सहायता करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया है, दांत की ऊपरी परत किस पदार्थ से बनी होती है? सीमेंटम, डेंटिन, पल्प या इनेमल। तो ये हो जाएगा इनेमल से। दांत की जो ऊपरी परत होती है ये इनेमल से बनी होती है। आपका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनेमल से बनी होती है। ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। इनेमल दांत का सबसे बाहरी और सबसे कठोर भाग होता है जो इसे सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? दांत को इनेमल ही सुरक्षा प्रदान करता है। 3 नंबर में है, एक्राइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? एक्राइन ग्रंथि का प्रमुख कार्य की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपको, ये पसीना उत्पन्न करता है। एक्राइन ग्रंथि जो होता है, एक्राइन ग्रंथि का जो प्रमुख कार्य होता है ये क्या काम करता है? ये शरीर में पसीना को उत्पन्न करने का काम करता है। ठीक है। देखिए इसमें क्या कहा गया है, चर्चा इसमें दिया गया है, एक्राइन ग्रंथियां त्वचा में होती है और ताप विनिमय के लिए पसीना स्रावित करती है। एक्राइन ग्रंथियां जो होती है ये क्या निकालती है? ये पसीना स्रावित करती है शरीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4 नंबर में, 4 नंबर पूछा गया, फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित है? लिम्फनोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग से बताइए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा टेरिडोफाइटा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? टेरिडोफाइटा। इसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, कह रहा है फर्न पौधे बीज रहित संवहनी पौधों के अंतर्गत आते हैं जो टेरिडोफाइटा वर्ग के होते हैं। ठीक है। ये एक तरह का पौधा है फर्न। ठीक है, जो किसके अंतर्गत आते हैं? ये टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर में है, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर में वृक्क जो होता है ये दोनों ओर होता है। क्या होता है? वृक्क, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं। हमारे शरीर में 2 किडनी होते हैं, वृक्क 2 होते हैं, एक दाएं ओर होते हैं और एक बाएं, जो शरीर में अपशिष्ट निकालती है। किसको बाहर निकालते हैं? अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है कौन? वृक्क अर्थात किडनी। थक्का जमने की प्रक्रिया से रक्त स्राव रुकने को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। वीडियो को रोक करके आप लोग बता सकते हैं। 6 नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्कंदन हो जाएगा। थक्का जमने की प्रक्रिया से रक्त स्राव को क्या कहा जाता है? स्कंदन कहा जाता है इस प्रक्रिया को। राइट। देखिए
इसमें क्या कहा गया है, स्कंदन वह प्रक्रिया है जिसमें रक्त एक ठोस रूप में जम जाता है। रक्त जो होता है ब्लड, वो एक ठोस रूप में जम जाता है, ठीक है, जिससे रक्तस्राव रुक जाता है और इसी को कहा जाता है स्कंदन की प्रक्रिया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 नंबर में पूछा गया है। 7 नंबर में क्या कहा गया है, देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया है कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केराटिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, केराटिन। केराटिन त्वचा, बाल और नाखूनों में पाया जाता है और यह सुरक्षा प्रदान करता है। केराटिन जो होता है ये त्वचा में, बाल में, नाखून में, ठीक है, पाया जाता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए ध्यान से। कह वे रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। कोशिकाएं, धमनियां, पट, नसें। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग भी बता सकते हैं वीडियो को रोक करके। 8 नंबर का ये हो जाएगा धमनियां, जो क्या करता है, इसका काम होता है, मेन काम होता है हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त को पहुंचाना। ठीक है। 8 के बाद क्या है, 9 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ध्वनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर में ले जाता है। कहाँ से, हृदय से, हार्ट से पूरे शरीर में ले जाता है, क्या, धमनियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, 9 नंबर में पूछा गया है, देखिए ध्यान से। इसमें कह रहा है जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को क्या कहा जाता है। ऑप्शन क्या कर रहा है, देखिए, प्रोटोप्लाज्म, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट जवाब आप लोग क्या हो जाएगा बताइएगा। 9 नंबर का राइट जवाब प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या कह रहा है, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस शामिल होते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या शामिल होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये दोनों शामिल होते हैं, तब जाकर के प्रोटोप्लाज्म बनते हैं। यह कोशिका का जीवित भाग होता है। क्या होता है ये, कोशिका का ये दोनों जीवित भाग होता है। आई होप कि ये सारा सेशन और सारा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भाई बहन मेरे नए हैं, प्लीज़ उनसे बार बार रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को हमारे नेक्स्ट क्लास सेशन की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है। देखिए इसमें कहा गया है शरीर की सबसे छोटी पेशी मसल्स कहाँ होती है, कान, जांग, हाथ, छाती। तो ये कहाँ होती है, ये होती है कान में। और सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टेपिज, ये भी कान में ही होती है। मसल्स कान में ही होती है सबसे छोटी। ठीक है। स्टेपेडियस, क्या नाम है मसल्स का, स्टेपेडियस मसल्स। ईयर मसल्स मानव शरीर की सबसे छोटी पेशी होती है। क्या होती है, पेशी मतलब मसल जिसको कहते हैं हम लोग, उसी को पेशी हिंदी में कहा जाता है। मानव पाचन तंत्र में भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है। भोजन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में जाते जाते पूरा हो जाता है। और शुरुआत की बात करें तो ये शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत, हाँ, स्टार्ट कहाँ से होती है, मुख से होती है। कहाँ से, मुख से। और एंड कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, यहाँ से, छोटी आंत से। राइट। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए क्या कह रहा है कि छोटी आंत में एंजाइम की सहायता से अधिकांश पोषक तत्वों का पाचन एवं अवशोषण हो जाता है। 12 नंबर में कहा गया है टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं। तो टेरिडोफाइट्स जो प्रजनन करते हैं वो कैसे करते हैं, टेरिडोफाइट्स प्रजनन वो करते हैं बीजाणुओं से। किससे करते हैं, बीजाणुओं से टेरिडोफाइट्स प्रजनन करते हैं। ठीक। टेरिडोफाइट्स बीज रहित पौधों है। बीज रहित पौधा का मतलब क्या, मतलब इसमें बीज है या नहीं, आप लोग बताइएगा। तो इसमें
यस या नो। बीज रहित का मतलब यस या नो, इसमें बीज है या नहीं है, क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तब तक आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। टेरिडोफाइट्स बीज रहित पौधे हैं जो बीजाणुओं द्वारा प्रजनन करते हैं। किसके द्वारा ये, किसके द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा। 13 नंबर में है, मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः किसके नीचे और स्थान परिवर्तन से होती है। डायफ्राम, लैरिंक्स, फेफड़े, श्वसन नली। तो 13 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा, डायफ्राम। डायफ्राम किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन से होता है। डायफ्राम की जब स्थान परिवर्तन होता है तो हमें क्या आती है, हिचकी आती है। हिचकी तब आती है जब डायफ्राम में ऐंठन होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग को अगर इसकी पूरी जानकारी हम बताने की कोशिश करें तो कई कारण हो सकता है इसका हिचकी आने का, ठीक है। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो यही होगा, हिचकी तब आती है जब डायफ्राम में ऐंठन होती है। 14 नंबर में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। तो सभी विटामिन पानी में घुल सकता है, लेकिन इसमें से विटामिन सी जो है वो पानी में नहीं घुलता है। विटामिन सी और विटामिन बी ये पानी में नहीं घुलता है। कौन कौन विटामिन, विटामिन देखिए विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए ध्यान से एक बार। इसमें पूछा गया था कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है। तो विटामिन सी जो है क्या है, विटामिन सी जो है वो पानी में घुलनशील है। बाद बाकी के, ए और डी ये क्या है, पानी में घुलनशील नहीं है, पानी में घुलनशील नहीं है। बी और सी पानी में घुलनशील है। विटामिन सी पानी में घुलनशील होता है, जबकि ए डी के वसा में घुलनशील होता है। किस में होता है, वसा में घुलनशील होता है, ठीक है। 15 नंबर में पूछा गया है, देखिए निषेचन के बाद नर और मादा युग्मकों के संलयन से क्या बनता है। निषेचन के बाद नर और मादा के संलयन से क्या बनता है, तो ये युग्मनज बनता है। इसको हम जायगोट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जायगोट कहते हैं। जायगोट कहिए, भ्रूण कहिए, एक ही बात हुआ, ठीक है। देखिए वस्त्र में तनाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। वस्त्र में तनाव मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो 16 नंबर का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तनाव मापी का। किसका, तनाव मापी का। तनाव मापी किसी वस्तु में तनाव को मापने का एक यंत्र है, ठीक है। 17 नंबर में है कि केल्विन किसकी मापन इकाई है। तो केल्विन किसकी मापन इकाई है, ये आपको तापमान की है। किसकी, तापमान की। अच्छा दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बात बताइए कि हमारे शरीर की तापमान जो होती है, बॉडी टेम्परेचर जो होती है, बॉडी टेम्परेचर बिफोर बॉडी टेम्परेचर जो होती है, कितना 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 केल्विन होती है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसका सही मात्रक तापमान का सही मात्रक होता है, ठीक है। 18 नंबर में है कि बल की असहाय मात्रक क्या होती है। तो बल का असहाय मात्रक आप लोग को भली भांति पता है, ये क्या है, न्यूटन होता है। बल का असहाय मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है बल का असहाय मात्रक, 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 19 नंबर अर्थात 19 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा बुरा उष्मा चालक है। बुरा उष्मा चालक कौन सा है निम्नलिखित में से, तो ये आपको हो जाएगा शीशा। क्या हो जाएगा, शीशा हो जाएगा। शीशा एक बुरा उष्मा चालक है जबकि धात्विक अच्छे चालक होता है। बुरा मतलब उतना अच्छा नहीं, खराब जिसको बुरा कहा जाता है, खराब को जिसको बुरा कहा जाता है। प्रतिनिधित्व सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 17 मीटर होनी चाहिए। कम से कम 17 मीटर की दूरी पर आप प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। आवाज को टकराया हुआ वापस सुन सकते हैं। ध्वनि को वापस लौटने से लौटने और कान तक पहुंचने में कम से कम 0.1 सेकंड चाहिए, जिसके लिए 17 मीटर की दूरी आवश्यक है। 21 नंबर का क्वेश्चन में है, एक छतरी काले रंग की क्यों दिखाई देती है। तो छतरी काले रंग की क्यों दिखाई देती है, देखिए बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब, वह सारे रंग अवशोषित कर सकती है
जिसके कारण छतरी अक्सर क्या होता है, आजकल तो कई रंग के होते हैं, लेकिन छतरी का काला रंग होने का कारण यही है कि वो सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है। काली वस्तुएं सभी रंगों, प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्यों को अवशोषित करती है और कुछ भी परावर्तित नहीं करती, इसलिए वे काली दिखती है। वो जरा सा भी रिफ्लेक्शन नहीं करता है, वो अवशोषण करता है। ठीक है। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसे क्या कहा जाता है? वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, उसे क्या कहा गया है? उसे कहा गया है पथमापी। क्या कहा गया है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उसे क्या कहा गया है? पथमापी, ओडोमीटर जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ओडोमीटर। पथमापी वाहन में एक यंत्र है जो कुल दूरी की तय की गई दूरी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? कुल तय की गई दूरी को दर्शाता है। 23 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक की अगर बात करें तो ये पास्कल होता है। किसका क्या होता है? पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। दाब बराबर सूत्र क्या होता है? देखिए, दाब बराबर सूत्र होता है, दाब बराबर सूत्र होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब परिवर्तन किसी समतल सतह से होता है तो उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन किसी समतल सतह से होता है तो उसको कहते हैं नियमित कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नियमित कहते हैं। ठीक है। आप लोग को अच्छे तरह से अगर समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो सेशन, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? ये ओम है। ठीक है। क्या है? ओम। प्रतिरोध को मापने की इकाई ओम है। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है, जिसे इस तरह से दर्शाया जाता है ओम को। और हमने शुरू में ये कहा था, आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो मेरे भाई बहन लास्ट तक बने रहेंगे उन सभी को हम फ्री में पीडीएफ देंगे। तो देखिए किस तरह से आप लोगों को फ्री में पीडीएफ मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए। टेलीग्राम खोलना है आप लोगों को, अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करके टेलीग्राम खोलिए और इस लिंक को टाइप कीजिएगा उसमें सर्च बॉक्स में, और हमारा चैनल आएगा, उसको फॉलो करके हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोग को किस क्लास की पीडीएफ चाहिए, हम वहाँ पर आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल सुबह। प्रत्येक सुबह हम आप लोगों के साथ मिलते हैं 8 बजे के लमसम में। तो आप लोग रेडी रहिएगा 8 बजे। कल 8 बजे सुबह में कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।